जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़ा हूँ लाचार नहीं। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमेश ने बड़ी ही मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाए थे ताकि उसके पिताजी अपने पोती पोते के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परवरिश में पले बड़े रमेश के दोनों बच्चे हिंदी भाषा समझते तो थे पर बोलने में अटक जाते थे। रमेश के पिता छोटे से शहर भरतपुर से अपने बेटे रमेश से मिलने विदेश अमेरिका हर 2 साल में चले जाया करते थे, लेकिन उनका मन वहाँ बहुत ही कम लगता था। रमेश ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। रमेश के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ में आता था। भरतपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वे अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर रमेश की पत्नी और उसके बच्चों को वे कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनका रहना सहना रमेश के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। रमेश ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारियां करके रखी हुई थीं। रमेश की बेटी प्रिया और बेटा मुकुल भी बहुत खुश थे। रमेश की पत्नी भी अपने ससुर को खुश करने के लिए बहुत जतन करती रहती थी, पर मुश्किल इतनी सी ही थी कि रमेश के पिता को अपनी बहू की कोई भी बात कभी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही रमेश और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही रमेश के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने के ये तरीके मुझे ना बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चोचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। रमेश और उसके परिवार को उनका ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 12 साल की प्रिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? क्या हुआ दादू? मुकुल प्रिया से 2 साल बड़ा था। उसने अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। रमेश के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत भरा बुरा सुना दिया। पिता का गुस्सा देखकर अपने बच्चों के साथ रमेश अपने कमरे में चला गया। रमेश की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और रमेश के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से रमेश दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने यह सब कभी नहीं देखा और ना ही कभी किया है, इसलिए उनको यह सब पसंद नहीं है। पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गया? रमेश ने प्रिया से कहा, वह अपसेट नहीं है। तभी रमेश की पत्नी हेलेना बोली, ही इज नॉट अपसेट, ही इज मैड। वो पागल है। मुकुल, प्रिया और हेलेना तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। रमेश की इस तरह की भाषा का कोई जवाब ना दे पाया। घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। रमेश को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कहना भी असंभव सा था। रमेश के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला, यह कोई देश है जहां अपने भी गैरों की तरह रहते हैं? बच्चे में ना कोई संस्कार है, ना अपनों के प्रति कोई लगाव है। इस नालायक रमेश से ना जाने कितनी बार बोला है कि भरतपुर अपने देश अपना परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है? वहाँ रहेंगे तो 4 दिन में ही सबको सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे रमेश के पिताजी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। वह एक भारतीय महिला थी। काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा आगरा से उसको लेकर आया था, पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। बहू अमेरिकन थी, उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की माँ को घर से निकाल दिया। अपना गुजर बसर करने के लिए वहाँ रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी।
रमेश के घर में वो 2 साल से काम कर रही थी। जब वह रमेश के घर काम करने के लिए आई तो उस बीच रमेश के पिता का समय अच्छी तरह पार हो जाता था। बिमला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? रमेश के पिता ने काम करने वाली बिमला से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती? आगरा की जितनी जमीन जायदाद थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहाँ चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती? मेरा बेटा रमेश का अच्छा दोस्त था तो वह मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए यह काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ इधर। रमेश के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं, मैं सबके घर यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी रमेश के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपनी नम आँखों को पोंछ लेती। रमेश के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा जाते और अपने आप से ही कहते, मैं जीवन भर अपनी ज़मीन और जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि रमेश क्यों कहता रहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। बिमला काम में व्यस्त हो गई और रमेश के पिता अपने ही उफ्फों में दिमाग में घुमाते रहे। बिमला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बनाकर आवाज़ लगाई। सबके लिए खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैंने आज वही बनाई है। प्रिया और मुकुल भी आने ही वाले थे, लेकिन रमेश के पिता अभी भी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे। इसीलिए बिमला की आवाज़ सुनकर वह डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, हाउ आर यू? मुकुल और प्रिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर रमेश के पिता ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा ऊंचा किया और अपने अपने कमरे में चले गए। बिमला दोनों बच्चों से कह रही थी, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। रमेश के पिता ने बिमला से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा देखो कहाँ रख दिया मैंने। बिमला ने कहा, वह तो मैंने प्रिया के कमरे में देखा था। रमेश के पिता खाना खाकर प्रिया के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, वैसे ही प्रिया उन पर चीख पड़ी। हाउ डेयर यू, विदाउट नॉकिंग यू एंटर माई रूम? बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइडर, बाहर निकलो, देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटा दे। प्रिया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, ना जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। रमेश के पिता अपनी पोती की इस हरकत से दंग रह गए। प्रिया इतनी तेज चीखी कि बिमला और मुकुल भी प्रिया के कमरे में आ गए। रमेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह डगमगाते कदमों से प्रिया के कमरे से बाहर निकल आए। बिमला ने उनका चश्मा प्रिया के कमरे से उठाया और रमेश के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, यह अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कब कौन क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी अभी स्कूल से आई है ना, तो थक गई होगी, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम से रहिए। ठहरो बिमला, रमेश के पिता ने बिमला को रोकते हुए कहा। रमेश के पिता ने अपने सूटकेस में अपना सामान रखा और बिमला से कहा, अब चलो, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? बिमला ने रमेश के पिता की तरफ देखते हुए कहा। प्रिया और मुकुल भी वहीं पास में ही खड़े हुए थे। जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन साहब, रमेश और उसकी पत्नी को तो आने दीजिए। बिमला ने फिर से रमेश के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं, या मैं ही उठा लूं? अरे इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रुक जाऊंगा और 2-4 दिन में अपने देश भरतपुर चला जाऊंगा। बिमला ने कहा, साहब आप हमारे घर पर चलो, जब रमेश आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। रमेश के पिता और बिमला दोनों घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, वाइट अ लव स्टोरी।
दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। इधर बिमला ने रमेश के पिता का अपने घर में बहुत स्वागत किया। रमेश के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने बिमला से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समुंदर पार बिना वजह के पड़ी हो? अरे, आगरा नहीं जाना चाहती हो तो मेरे घर भरतपुर चली चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको भी एक सहारा। बिमला रमेश के पिता की इस बात पर निश्चल मौन हो गई। तुम कहाँ खो गई? कोई जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? बिमला बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास में ही है। अगर मैं आगरा या आपके साथ भरतपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट के दफन हो जाएंगी। रमेश के पिता ने बिमला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया था। इतना कहकर बिमला किचन की तरफ बढ़ गई और रमेश के पिता ना जाने किन ख्यालों में खो गए। रमेश और उसकी पत्नी जब शाम को घर लौटे तो रमेश की बेटी प्रिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि रमेश की पत्नी आंख बबूला हो गई। प्रिया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। रमेश की बेटी की यह बात सुनकर निश्चल मौन रह गया, लेकिन बेटी की इस बात से रमेश बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। फिर मुकुल ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तो दादू हमारा घर छोड़कर चला गया। मुकुल की बात सुनकर रमेश तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ मुकुल पर उठाना चाहा, वैसे ही रमेश की अंग्रेजन पत्नी ने रमेश के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपना पिता को देखते नहीं और मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड योर हैंड। मेरा डॉटर और सन कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब तो रमेश कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब बिमला रमेश एवं अन्य घरों में खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगी तो रमेश के पिता ने बिमला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने के लिए नहीं जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ भरतपुर नहीं चल सकती हो, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन बिमला के घर रह सकता हूँ। रमेश के पिता की बातें सुनकर बिमला आवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू झलक आए। बिमला ने रोते हुए रमेश के पिता से कहा, मेरा तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समुंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर बिमला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी रमेश वहां आ गया। अपने पिता की बाहों में बिमला को देखकर वह बिना सच जाने वहां से चला गया। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही समझूं। पूरा दिन गुजर गया। बिमला आज घर से बाहर ही नहीं निकली। रमेश के पिता नहीं चाहते थे कि बिमला किसी के घर काम करने जाए। बिमला ने कहा भी, कम से कम रमेश के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे ही रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे सबको, अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि बिमला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो रमेश का फ़ोन आ रहा था। हाँ रमेश बेटा, कैसे हो तुम? बिमला ने रमेश से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रही हो इस उम्र में वे ठीक नहीं है। बिमला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। रमेश बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर आया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। बिमला की आंखों से आंसू आ गए। रमेश के पिता रमेश की बातें सुन रहे थे और उन्होंने बिमला के हाथों से मोबाइल ले लिया और रमेश पर बिगड़ने लगे। क्या बक रहा है तू? बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। साले नालायक अंग्रेजन बीवी के गुलाम, तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने
कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर और बिमला बहन पर शक कर रहा है। खुद के परिवार को तो देख क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। और तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकत देखी है तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लग गया तू? अपने सारे संस्कार ही भूल गया। मैं बिमला बहन के घर रह लूँगा। आज के बाद कभी बिमला बहन पर उंगली उठाई तो। रमेश अपने पिता की बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाया और फोन काट दिया। रमेश की आंख खुल गई। अभी तक वह अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द बिमला बहन ही गूंज रहा था। रमेश अपने घर बीवी बच्चों के होते हुए भी अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मेड नहीं आएगी? रमेश के बेटे मुकुल ने अपने पिता से पूछा। रमेश ने कहा नो शी ऑन लिव टुडे। तब तक रमेश की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शिट यार, अभी तक वह मेड भी खाना पकाने नहीं आया। डैडी, उस मेड को अपना घर में अब नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया है। देखो अभी तक डिनर रेडी नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। भूख लगा है तो जाकर आग भर ले मुंह में। तभी रमेश की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही रमेश की जबान भी बंद हो गई। रमेश की पत्नी ने कहा तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है, नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया। तुम इंडियन, सब ऐसा ही होता है क्या? जैसे ही रमेश ने अपनी पत्नी की बात सुनी वह आग बबूला हो गया। जस्ट सेट अप, वह मेरा फादर है, उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुमको भी अपना डैडी का साथ ही जाना है तो जाओ, बट मेरे बच्चों से कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज़ ने एक बार फिर से रमेश की जबान पर ताला लगा दिया था। रमेश दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार में बंधा था, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। रमेश की पत्नी ने कहा देखो, अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मांगता है तो बिमला इधर नहीं रहेगा, वो लंच और डिनर बनाकर अपना घर जाएगा। रमेश ने कहा भला बिमला आंटी यहाँ क्यों रहेंगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वह पहले इधर आती थी वैसे ही अब भी काम करने के लिए ही आएंगी। तभी रमेश की बेटी बोली मम्मी, वह ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका आइस मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम में नॉक नहीं किया और अंदर घुस आया। मैं कपड़ा बदल रहा था। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो। 12 साल की रमेश की बेटी से रमेश को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दादे के लिए इस तरह की बातें करेगी। रमेश ने अपनी बेटी से कहा ही इज़ माई फादर, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वे मेरे पापा हैं। रमेश ने किसी तरह से बेटी को समझा लिया और चारों लोग बिमला के घर पहुँच गए। बिमला रमेश के पिता के सर की मालिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ थी और रमेश के पिता कुर्सी पर बैठे थे। बिमला कुर्सी के पीछे खड़ी थी और रमेश के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। बिमला तेल की कटोरी में अपने हाथ में तेल लेने के लिए रमेश के पिता की तरफ झुकी। वैसे ही रमेश और उसकी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे। तभी रमेश की बेटी ने कहा हेलो बिमला आंटी, हाउ आवर लव स्टोरी गोइंग ऑन? बिमला हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? बिमला ने रमेश की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। बिमला कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती थी। रमेश की पत्नी ने बिमला को घूरते हुए कहा मेरा बेटी ठीक ही तो बोल रही है, तुमको नहीं पता कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसा चल रहा है इस ओल्ड मैन के साथ? बिमला ने पास में रखी तौलिए से अपने हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी।
रमेश के पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चांटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। रमेश की पत्नी ने जब ये देखा कि वो दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठाने ही जा रहे हैं, तो उसने रमेश के पिता को जोरदार धक्का मार दिया। रमेश के पिता कुर्सी से टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन में जा गिरा। जमीन में गिरते ही रमेश के पिता का सर फट गया। खून की धारा सर से टपक कर गाल पर आ गई थी। रमेश ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। रमेश की सारी प्लानिंग चूर चूर हो चुकी थी। रमेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। बिमला ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई से डिटॉल लगाकर रमेश के पिता के माथे पर लगी चोट को चिपका दिया। रमेश के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही रमेश की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे रमेश, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझता था कि तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी मर्दानगी पर शक हो रहा है। रमेश चुप रहा। बिमला बोली, इसमें रमेश की क्या गलती है? आप इसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया और आप जानते हैं कि आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज की नाव है, तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके उज्जवल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसके बच्चों में भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं हैं कि पोते पोतिए आपके हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है। यहाँ बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, भला आपकी क्या सुनेंगे? रमेश बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता को भी देखना है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रहना है, यह तो आप तय कर ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और उसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हो? रमेश की आंखें नम हो गईं और वो वहां से चला गया। रमेश पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि रमेश पर क्या बीत रही है। बिमला ने काफ़ी समझाने के बाद भी रमेश के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटरी नहीं खाती थी। रमेश की माँ ही थी जो उनको समझा सकती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज बिमला ने सोचा, शायद कहीं यह गड़बड़ मेरी वजह से तो नहीं। बिमला ने रमेश के पिता से कहा, कल जो कुछ हुआ कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं, क्योंकि रमेश की बेटी उम्र में जरूर छोटी है, लेकिन उसके ख्यालात किसी और महिला जैसे ही हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा, वह उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं। हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ न कहे और साथ ही साथ यह भी चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बड़ा बुरा ना कहे। इतनी बात कहने में बिमला के दिल पर क्या गुजरी होगी यह वही जानती थी। वह आज तक रमेश के पिता में एक भाई ही देखती थी। रमेश के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वह बिमला की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो बिमला, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया हूँ। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊँगा। मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझती थी, बाकी किसी ने भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। बिमला रो पड़ी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़ के चले जाओ? मैं तो यह कह रही हूँ, यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं और सच्चे भी हैं। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता भी करना आता था। आज नहीं तो कल वह आपको अच्छे लगने ही लगेंगे। रमेश आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है। रमेश को अगर आप इस तरह से उसे अपने आप से दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी, जो कि ऊपर वाले के घर में है, वे क्या सोचेंगी? वह माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वह जिंदा होती तो क्या वह अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि रमेश को अपना लीजिए। वह बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। रमेश के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो भली भांति जानते थे। विमला की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे थे। रमेश के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और बिमला सोई हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी करी और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उन्हें नींद आ गई। सुबह जब बिमला सोकर उठी तो रमेश के पिता घर में नहीं थे। बिमला ने सोचा शायद मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। 9 बज चुके थे, अब तक वह नहीं लौटे तो बिमला उनके कमरे में गई। रमेश के पिता का बैग वहाँ नहीं था और ना ही उनका कोई सामान था। बिमला घबरा गई। उसने रमेश को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं किधर निकल गए, उनका कोई पता नहीं है। रमेश ने जब ये बात सुनी तो वह तुरंत बिमला के घर की तरफ आ गया। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वे कितने बजे गए? रमेश ने एक ही साथ कई सवाल बिमला से कर दिए। बिमला ने बताया, मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वह मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तक जब वे नहीं लौटे तो मैंने तुमको फ़ोन किया। रमेश, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। ना जाने भाई साहब किधर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया वापस चले गए हो? रमेश ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी तो नहीं पता। आंटी, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। रमेश ने पुलिस को फ़ोन किया और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। शाम के 5 बजे पुलिस रमेश के पिता को लेकर रमेश के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का भक्का रह गया। रमेश के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मुझे मारा था, इसलिए मैं बिना बताए घर से निकलकर एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस ना पहुंच जाती। पुलिस ने रमेश की पत्नी से पूछताछ की तो वे साफ साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। बिमला भी वहीं खड़ी थी। रमेश के पिता ने अपने बेटे से ही कहा, तुम बताओ कि तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सर पर जो चोट लगी है वह कैसे लगी है? रमेश कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। रमेश की बेटी आगे आकर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था क्योंकि वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। रमेश की बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर रमेश ने उसकी तरफ हाथ उठा दिया। पुलिस ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। बिमला की आंखों में आंसू थे। रमेश की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरा दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच में अफेयर चल रहा है। मॉम को यह सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। बस इतना सा बात था। अगर मैं या मेरी मॉम कहीं से भी गलत है तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और मेड को अरेस्ट करिए। अगर ये दादू मेरे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेगा। आई एम रिक्वेस्ट यू प्लीज अरेस्ट हिम। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब के सब आवाक हो गए। पुलिस ने रमेश के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गए। रमेश कुछ भी न कर सका। बिमला ने रमेश और उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, थू, धिक्कार है रमेश तुझ पे और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया
और तुम लोगों ने उस पर झूठा इल्ज़ाम ही लगा दिया। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अरे रमेश, डूब मर तो चुल्लू भर पानी में। लालत है तेरी घटिया औलाद पर। रमेश की बेटी बिमला को देखकर हंस रही थी। ए ही ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाना है क्या? तो बोल, तुझे भी उसके साथ भेजना का इंतज़ाम करती हूँ मैं। रमेश ने बिमला के पाँव पकड़ लिए और रोने लगा। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। बिमला ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर की तरफ आने लगी। रमेश ने बिमला के दोनों कंधे पकड़े और बिमला के साथ साथ चलने लगा। रमेश ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों को तसल्ली? अब रहो तुम लोग, मैं चला यहाँ से। कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जब तक मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट। रमेश की पत्नी ने रमेश से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। रमेश बिमला के घर गया कि मेरी फैमिली कितनी बुरी है। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए हैं। मुझे अपना बेटा समझिए, मैं पापा को चुरा कर लाता हूँ। अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूँगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया ही उनके साथ चला जाऊँगा। छोड़ दूँगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। बिमला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी। रमेश तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। रमेश पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। रमेश ने उनकी जमानत कराई और उनको लेकर बिमला के घर आ गया। रमेश के पिता ने उससे कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरी वजह से तुमको और रमेश को जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी निकल गई। इसकी माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है। तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ ही रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए कहा, तुम देख रही हो ना, अमेरिका में रहने का सुख जो काम पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वह अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना जाऊं और लॉकअप में बंद रहूं। आज तुम्हारे बेटे ने वो भी पूरी कर दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकती। बिमला ने रमेश के पिता से कहा, आप ऐसी बात भला क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप रमेश के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। रमेश का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप देखिए ना रमेश कितना परेशान है। कमी रमेश में नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी कोई दोष नहीं दे रही हूँ। रही बात इसकी पत्नी की, तो वे एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वह अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोष किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया। आप चाहते हैं रमेश इस सब ड्रामे की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे? रमेश चुपचाप खड़ा रहा। रमेश के पिता बोले, फिलहाल मैं भी भारत जाऊंगा क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती ने ही मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। पापा, आप परेशान ना होइए। आप कहना बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको उस घर में ले जाना नहीं चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं भी आपके साथ में ही चलूँगा। इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं भी अब आपके साथ ही इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं सह सकूँगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो आप ही हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक रमेश की बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी स्लिप होकर गिर गई हैं। मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है। आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ पापा, आप जल्दी से आ जाओ। इतना कहने के बाद वे तेज़ तेज़ रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वे घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। बिमला ने कहा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से घर चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रमेश के पिता को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह भी रमेश के साथ चल दिए। रमेश की पत्नी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। रमेश, बिमला और रमेश के पिता सीधे अस्पताल ही पहुंच गए।
रमेश की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और फफक फफक कर रोने लगी। रमेश ने उसको अपने से अलग कर दिया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय रमेश की पत्नी आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बताया उसका सिर फट चुका है और काफ़ी खून बह चुका है। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। विमला और रमेश के पिता आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। रमेश की बेटी ने अपने दादू की तरफ देखा तो वो निष्ठ-मौन हो गई। वो लगातार अपने दादू को ही देख रही थी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वे मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वह अपनी इस बात से उन्हें कह भी नहीं पाई। वो उन्हीं के बगल में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। रमेश की पत्नी की हालत गंभीर थी। गहरी चोट के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। रमेश बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। रमेश भी काफ़ी उदास था। विमला ने रमेश के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। रमेश के पिता विमला की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए जो अपने बच्चों को ढांढस बना रहा था। रमेश के पिता ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। रमेश खड़ा हो गया और बोला, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि इन बच्चों के सर से इसकी माँ का साया बना रहे। पापा जी मैं जानता हूँ यह बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वो संस्कार इनको नहीं दे पाया। रमेश के पिता अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके भी सर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वह अभी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। रमेश की बेटी को पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आ गई कि वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। दिनेश के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर। चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। रमेश चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था। रमेश, मुकुल, पूरा परिवार यही कामना कर रहा था कि किसी तरह से रमेश की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रो कर परेशान थे। रमेश का बेटा अपने दादू से बोल रहा था, दादू प्रेयर फॉर माई मॉम। रमेश की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। आज ना जाने कितनी बार वह अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। विमला बोली, अब माफ़ भी करो भाई साहब इनको, यह तो मासूम है और आपके पोता और पोती भी हैं। रमेश के पिता ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने रमेश से कहा, 2 यूनिट खून चढ़ेगा इनको। विमला बोली, आई एम रेडी, मैं ब्लड दूंगी। रमेश के पिता बोले, मुझे भी देना है। 1 यूनिट विमला ने और रमेश के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुबह के 5 बजे डॉक्टर बाहर निकला और दिनेश से कहा, शी इज़ ओके नाउ। रमेश और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो उनकी आंखें झलक आईं। रमेश के पिता ने विमला से कहा, तुम इन दोनों को लेकर घर जाओ, मैं और रमेश यहीं हैं। रमेश की बेटी ने अपने दादू से कहा, दादू हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। रमेश के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं। रमेश की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया है, उसके लिए मैनी थैंक्स। और विमला आंटी आप भी मेरे को माफ़ कर दो। विमला ने मन ही मन में सोचा, ये कैसा जादू है, जो लड़की कल रात तक इतनी घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, आज वो ही अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई। वो ऊपर वाले से धन्यवाद कर रही थी। रमेश के पिता विमला के साथ बच्चों को घर ले गए। विमला ने सबके लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से रमेश का फ़ोन आया। उसकी पत्नी को होश आ गया था। थोड़ी कमज़ोर है पर वह कल रात तक घर आ जाएगी। रमेश के पिता ने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। विमला भी साथ में ही थी। पूरा परिवार इस समय रमेश की पत्नी को घेरे चारों ओर से खड़ा हुआ था। रमेश की पत्नी को जैसे ही होश आया, मैं अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। रमेश की बेटी ने अपनी माँ के कान में कुछ ऐसा बताया
कि रमेश की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को धन्यवाद बोला। उसके बाद उसने जो बोला उसको सुनकर पूरा परिवार नितन मौन रह गया। रमेश की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। पिता का महत्व क्या होता है? अगर आप इंडिया जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। आप मेरा फैमिली हो, हम आपके साथ इंडिया रह चलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। रमेश ने कहा, पापा जी इन सबको माफ़ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। पूरा परिवार खुश था। 2 दिन के बाद रमेश की पत्नी घर आ गई। विमला भी रमेश के घर पर ही रहने लगी और रमेश के पिता भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। रमेश के पिता ने अपना घर छोड़कर और विमला के घर जाकर रहना सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काश रमेश के पिता ने पहले ही अपनी अंग्रेजन बहू को दिल से अपना लिया होता तो आज जो कुछ हुआ वह शायद ना होता।